आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए अपने बायो का लास्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट के रूप में। तो ये एक नया चैप्टर नहीं है जो आप लोगों के लिए कुछ नया हो, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चंस फ्री के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक इंडिविजुअल्स बच्चा हर एक टर्म्स को फेमिलियर है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बस केवल गो थ्रू एज अ 10th क्लास 10th पर्सपेक्टिव सीबीएसई हम लोग फोकस हो जाओ, आईसीएसई के लिए फोकस हो जाओ और गो थ्रू करो। हर एक टॉपिक आपको समझ आ जाएगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पूछते हैं, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, बस एक फूड चेन बनाइए, उसको गैप कर दीजिए और जो भी आपके पास जो रिजल्ट दे रहे हैं उसको लिखिए, काम खत्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आवर एनवायरनमेंट, राइट। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 3 से 4 5 तक पहुंचते पहुंचते ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों? इसका सोल्यूशन सिर्फ हमारा ये लॉ है, ठीक है ना, समझ लो। बस बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो 10% लॉ एनर्जी जो प्लांट से आ रही है वहीं से केवल यूटिलाइज करना सिखा देते हैं और वहां पे वो बच्चा गलत हो जाता है। 5 R's याद रखना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में आते हैं कि 5 R's कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिपर्पस एंड रिफ्यूज। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट वी हैव बीन डिस्कस इन आवर पर्टिकुलर आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए अपने बायो का लास्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट के रूप में अपने सेम प्लेटफॉर्म कॉमेट हब। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, आपका होस्ट एज अ मेंटर ऑफ बायोलॉजी टीचर। एंड हम लोग शुरुआत करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए या किसी के लिए भी नया नहीं है। पहली बात तो आप इस चैप्टर को लेकर के थोड़ा सा भी माइंड में कोई वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बचपन से लेके पढ़े हुए हैं। क्लास 2 से हम लोग 12 तक इसको कंटिन्यूअस कोई ना कोई फॉर्म में, एबीएस के फॉर्म में आप पढ़ते हुए आए हो। और जब कोई चीज अप्लाइड पार्ट हो जाती है साइंस का, तो उसका इंपॉर्टेंस सीबीएसई की नजर में काफी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अप्लाइड पार्ट इन द सेंस जो भी हम लोगों ने पढ़े साइंस की टॉपिक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स है, ये हर दिन आप इंटरेक्ट होते हो और इंटरेक्ट होने के कारण उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव क्या इंपॉर्टेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में एनालाइज करते हो और क्रिटिकल थिंकिंग करके अपने अप्लाइड पार्ट को अप्लाई करोगे ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये एक नया चैप्टर नहीं है जो आप लोगों के लिए कुछ नया हो, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चंस फ्री के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक इंडिविजुअल्स बच्चा हर एक टर्म्स को फेमिलियर है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बस केवल गो थ्रू एज अ 10th क्लास 10th पर्सपेक्टिव सीबीएसई हम लोग फोकस हो जाओ, आईसीएसई के लिए फोकस हो जाओ और गो थ्रू करो। हर एक टॉपिक आपको समझ आ जाएगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट लेकर के आवर एनवायरनमेंट चैप्टर आपके साथ आ गए अपने कॉमेट हब में। चलिए देखिए, सिंपली इसको अगर आप समझना चाहो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आवर एनवायरनमेंट हमारा क्या कहता है कि किसी भी जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सभी चीजों को, जो हमारे सराउंडिंग्स है, सभी चीजें, सराउंडिंग्स का मतलब समझिए कि ऐसे पर्टिकुलर एरिया में हर एक चीज जो आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिल रही है, तो इसमें क्या क्या चीज होगा जरा ऐसे ही आप समझ जाओ कि जो कंटेंट होंगे 2-3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट का कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब समझ जाओ कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या होंगे? लिविंग थिंग्स होंगे। क्या होंगे? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों को पता है कि क्या क्या हो सकता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका? प्लांट्स का। और दूसरा हमारे पास जो मेजर ग्रुप्स, जो जितने सारे हमारे एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, हम लोगों ने नाम दे दिया किसको? एनिमल्स के फॉर्म में। उसी तरह अगर दूसरा कंपोनेंट हम लोग देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। अबायोटिक, जहां पे भी बायो में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब हम लोग किसी भी चीज को जब अ वर्ड यूज कर दें या एक किसी में लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है क्या? एब्सेंट। यानी कि एब्सेंट ऑफ व्हाट? एब्सेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। एब्सेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ऐसा कंपोनेंट्स जो आपके सराउंडिंग्स में हो, जो लिविंग्स ना हो, उसको हम लोग इस ग्रुप में डाल देंगे अबायोटिक में, जिसमें आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सॉइल हो गया, ठीक है ना, वाटर है, एयर है, और हमारे पास लाइट है, ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, और सारी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स। तो सराउंडिंग्स में ये 2 कंपोनेंट सबसे मेजर होते हैं। और इंक्लूडिंग में आपके पास क्या हो सकता है?
इंक्लूडिंग्स में हमारे पास और भी हैं जो ना दिखाई देने वाले भी हैं, यानी कि क्या हो गए, माइक्रोब्स को कवर कर लो। ठीक है, माइक्रोब्स को कवर करने के साथ सारे के सारे आ गए, जितने भी 5 मेजर ग्रुप्स हैं आपको, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगस और प्रोटोजोवन, सबको इंक्लूड कर लो। और इसी में जो बचा हुआ जो पोर्शंस है, जैसे हमारे पास स्फीयर की बात होती है, ठीक है ना, तो स्फीयर में हम लोग जानते हैं 3 तरह से बांट देते हैं। एक हमारा लिथोस्फीयर हो गया, जिसमें आपको सॉइल वगैरह की पार्ट को कवर कर लेंगे। एक हमारा कंप्लीट कर देगा क्या, हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर में एयर को हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया जिसमें बायोटिक, अबायोटिक, माइक्रोब्स और जितने सारे हमारे स्फीयर्स पड़े पड़े हुए हैं, और साथ में इसमें ऐड कर दो एक और पार्ट को, जिसको नाम दे देते हो हम लोग डीकंपोजर्स। माइक्रोब्स जो हमारे पास है, जो नेचुरली डीकंपोज करते हैं कंपोनेंट्स को, बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं। तो ये कोई भी पर्टिकुलर एरिया जिसमें दिस कंपोनेंट्स आपके पास एक साथ पाए जा रहे हैं, उनको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड से मिला। इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो सराउंडिंग पोर्शंस है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, इन्वायरमेंट। इसी को डिफाइन करने के लिए देखिए आपको दिया हुआ है, आवर इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस, जो आपके सराउंडिंग में है, इनकम्पासिंग बोथ लिविंग, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स, influences of the organism or a community. It includes natural elements like air, water, soil, as well as living things like plants, animals, and some of the external conditions and shapes of affect the life. So this kind of particular components which is going to be present in our surroundings, we can call it as a environment. Simple सा logic है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द काइंड ऑफ सराउंडिंग ऑफ कम्युनिटी वेयर बायोटिक, अबायोटिक, माइक्रोब्स, स्फीयर्स एंड डीकंपोजर्स प्रेजेंट टू ईच अदर पर्टिकुलर, एंड दे आर लिविंग टुगेदर विदाउट हैविंग एनी काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस टू ईच अदर, एंड विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ एंड मेक help out to sustainable natural development of resources. We can call it as our environment, right? सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जब इन्वायरमेंट को समझ गए, तो आपको अब समझना है वही चीजें, कुछ आप देखोगे इसको छोटे पैमाने पे एक कम्युनिटी के रूप में भी देख सकते हो। सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सेम चीज, जो कंपोनेंट्स होंगे सेम होंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शो कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के चीजों को हम लोग एक इकोसिस्टम के फॉर्म में देख सकते हो। एंड इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेम चीज देखने को मिलेगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकंपोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, एयर, वाटर। एंड इकोसिस्टम नीड्स ओनली वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हियर। देखो, इसके सोर्स ऑफ एनर्जी का केवल एक ही सोर्स है, ये सनलाइट है। क्यों? क्योंकि दैट इज द काइंड ऑफ पर्टिकुलर सोर्स वी कैन प्रोवाइड, इट कैन प्रोवाइड एवरीवेयर ऑफ द नेचर हैविंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, राइट? एंड हम जानते हैं क्योंकि इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कर दिए किससे, कि एक ऐसा सेल्फ कंटेंट कम्युनिटी है जहां पे बायोटिक, अबायोटिक, माइक्रोब्स एक साथ लिविंग टुगेदर हैं, और ये नेचर से भी बन सकता है। आगे जाके देखोगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड की जाएगी, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाता है क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट? जैसे एग्जांपल वगैरह में देखो, एक ग्रासलैंड का एग्जांपल दे दिया गया। ग्रासलैंड क्या है, पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हर तरह की बायोटिक, अबायोटिक, डीकंपोजर्स, माइक्रोब्स प्रेजेंट टुगेदर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ए डेजर्ट हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया गया, माउंटेन, अ पॉन्ड। देखो, सी अपने आप एक समझ में आ रहा है, पॉन्ड, अ लेक, river and a sea, that is a kind of an ecosystem where different kinds of individuals are living together without having a interference to each other, right? देखो, इसी को हम लोग 2 पार्ट में दिखा सकते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम को डिफाइन कर दो 2 पार्ट में। नेचुरल है, क्या होता है, सिंपल सा, द इकोसिस्टम, सिंपल सा,
the ecosystem, an ecosystem, right? An ecosystem made by nature, made by nature itself. सिंपल सा चीज है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, जो ये खुद से बनता हो, नेचर ने खुद बनाया. द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट गोइंग टू बी मेड बाय मैन मेड, राइट? एग्जाम्पल में हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ग्रास लैंड हो गए हमारे, एक पॉन्ड हो गया, साथ में एक रिवर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, साथ में सी दे सकते हो. ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहां पे हर तरह की नेचुरल जो सब्सटेंसेस हैं, कंटेंट हैं, उपस्थित हो और वो नेचर ने खुद बनाया हो, उस तरह के हम लोग सिस्टम को, इकोसिस्टम को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? नेचुरल इकोसिस्टम. इसी का अपोजिट पार्ट आप देखोगे कि एज जस्ट लाइक अ इकोसिस्टम हम लोग खुद से भी बना सकते हैं. द काइंड ऑफ पर्टिकुलर इकोसिस्टम मेड बाय मैन, राइट? मेड बाय ह्यूमंस. यानी कि ये कैसा है? दैट इज सिंपल सा एक लाइन है, मैन मेड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैन मेड इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर दिए, यानी कि ये आर्टिफिशियल हो गया. उसका नाम क्या दे दिया? आर्टिफिशियल. अगर आपको देखा जाए तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है जो आप लोग पर डे टू डे लाइफ में देखते हो. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जो सिंपल सा चीज कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इसको देख सकते हो एज अ एग्जाम्पल, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. क्या? एक सिंपल सा एक्वेरियम को ले लो, राइट? एक्वेरियम जो कि अपने घर पे आप अपने से बनाते हो. अगर आप देखोगे, अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप देख रहे हो कि हम लोगों ने बात किया था क्या? ए काइंड ऑफ पर्टिकुलर एरिया वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, decomposers, microbes as well as whole kind of species present in a particular area, we can call it as a ecosystem, as well as the whole concept is going to be in a broad way, then we can call it as an environment, right? तो इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल में हमने क्या कर दिया कि सिंपल सा लॉजिक दे दिया कि भाई ऐसा हो जो कैसा हो, मैन मेड बना हो. कैसा हो? मैन मेड बना हो. तो कुछ भी बना सकते हो. एक एक्वेरियम बना लिए, जरा इसके कंपोनेंट्स को चेक करो कि क्या हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं. सिंपल सा देखिए, इसमें हमारे पास कवर करता है क्या? बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक में आपके ऐसा एग्जांपल क्या मिल सकता है? सिंपल सा हमारे पास क्या है? लिविंग थिंग्स में फिश है, कुछ छोटे छोटे जीव भी, माइक्रोब्स भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे माइक्रोब्स भी अगर एक जगह रखे हुए हैं तो देखिएगा उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं. तो माइक्रोब्स आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये भी कंप्लीट हो गया. और देखो यहां पे क्या क्या पाया जा रहा है? सैंड भी है, साथ में क्या है? वाटर, और साथ में आपके पास खूब सारा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए एक मशीन भी लगा देते हैं ताकि मैक्सिमम प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन भी आता रहे. यानी कि ऑल कंपोनेंट्स क्या हो गया? फुलफिल हो गया. और ये बन गया किससे? ह्यूमन के द्वारा. तो ये कहलाती है इस तरह की आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आप पॉन्ड बना सकते हो, ठीक है ना? आप छोटा रिवर बना सकते हो, छोटा सा कैनल बना सकते हो. एज ए एग्जाम्पल ऑफ खूब सारे आप अपने अनुसार दे दीजिए. ये हमारा हो गया क्या? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ठीक है, समझ में आ रहा है? कर लेंगे आप लोग? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ऑलरेडी देखिए आप लोगों के पास, हम लोगों के पास डिस्कस कर चुके हैं क्या इसको. ओके, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर से बना. दूसरा हमारे पास क्या आ गया? बायोटिक और अबायोटिक में अगर एग्जांपल लिखना हो तो इजी वे में लिख सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सिंपल सा चीज है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स. ये कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि अबायोटिक है, ठीक है ना? तो नॉन लिविंग थिंग्स आपको इसमें ऐड कर देना है. इसमें क्या हो जाएगा? एयर हो गया, सैंड हो गया, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग. वाटर, प्रेशर, थंडर, राइट, साथ में सनलाइट. ये सारे एग्जांपल आप दे दोगे, ठीक है? दूसरा है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स का. बायोटिक कंपोनेंट्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा, दूसरे तरह से देख लो.
इसको हम लोगों ने नाम दे दिया किसके रूप में, लिविंग थिंग्स के रूप में। और लिविंग थिंग्स में दो चीजों को कवर कर लेंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे पास प्लांट्स के ग्रुप में है, और दूसरा पार्ट है हमारा क्या, एनिमल्स का ग्रुप है। ठीक है, अब देखो, on the basis of individuals which is present in our surrounding as an ecosystem, there are two major components has been present on it, biotic and abiotic. Apart from this, on the basis of mode of nutritions, आप जब बायोटेक में देखोगे प्लांट के अंदर, तो अलग अलग तरह के फूड आप मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखोगे। ठीक है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली केवल और केवल प्रोड्यूसर्स यूज करता है प्लांट, जो कि सन से है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, बाकी क्या उसके बाद वाले कैसे वो करेंगे, तो वहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ऐसा सोचते हैं कि इसको एनर्जी को ट्रांसफर करना है एक से दूसरे की तरफ, वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। ट्रॉपिकल लेवल आप देखोगे इस इन्वायरमेंट में हर एक इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा फूड ही है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होंगे उसे से ही हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जो आप डाइजेशन में ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस में देखे हो, और वहां पे रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और खूब सारा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेंगे, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूज होगा एज ए लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहीं पे आ जाता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हम कुछ इंडिविजुअल्स जो आपको देखते हैं मेजर ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे अलग अलग तरह का मेजर ग्रुप्स, जो पहला हमारा कहलाता है क्या, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स को हम लोग सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ऑल भी प्लांट्स, स्पेशली जो क्या है ग्रीन प्लांट्स हैं, उसको हम लोग इस ग्रुप में रख देंगे एज अ प्रोड्यूसर्स, राइट। कंज्यूमर, अब जरा देखिए कंज्यूमर हमारे पास जितने भी हैं, कंज्यूमर्स का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू थोड़े बढ़ जाएंगे। जैसे कुछ आप देखोगे कि जो एनर्जी यूटिलाइज की गई है सन के द्वारा प्लांट्स में, उसको वो कंज्यूम करेंगे, तो इसको हम लोग एक अलग तरीके के कंज्यूमर्स के रूप में डाल सकते हैं, हर्बीवर्स। ठीक है, जो कि केवल और केवल क्या यूज कर रहा है फूड के लिए, एज अ यूज प्लांट्स को यूज कर रहा है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि इसी में पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे इस प्लांट को खाने वाले जीव को भी खा ले रहे हैं। तो वहां पे हमारा कंज्यूमर एक, ये मान लो अगर C1 हो गया कंज्यूमर 1, तो हमारा हर्बीवर्स के जगह पे अब हमारे पास जो हर्बीवर्स को जो खाता है उसको एक अलग नाम दे सकते हो, जिसको हम लोग बोल सकते हो क्या, कॉर्निवर्स, राइट। यानी कि एक नया हमारे पास कंज्यूमर आ गया, प्लांट्स को हर्बीवर्स कंज्यूम कर रहा है एज अ फूड फॉर एनर्जी, और हर्बीवर्स जो कि कार्निवर्स खा नहीं सकता, वो केवल मीट और फ्लैश को यूज करता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स केवल हर्बीवर्स पे डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के लिए, और एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है, फूड है, तो उसको कंज्यूम करेगा। तो यहां पे देखो हमारे पास दो तरह के कंज्यूमर मिल गए, C1 और C2। अब इसी में अगर आप देखोगे कुछ ऐसे भी हमारे इंडिविजुअल्स इस पूरे इन्वायरमेंट में होंगे जो दोनों को खाते हैं, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, ओमनिवर्स, जिसमें हम लोग आते हैं डॉग वगैरह आ गया, जो हर्ब्स भी खा रहा है साथ में कॉर्निवर्स को भी खा रहा है। तो एक तरह से कंज्यूमर का हमारे पास ग्रुप मिल गया, कौन सा, C1, C2 और C3। ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है। Omnivores has been going to be utilize all kinds of nutrients which is present in our surroundings in the form of plants as well as and animal products as a flesh or meat or whatever you can say the product of animals, right? They can be utilized and we are going to belong to on the omnivores family, right? Groups on it. Another part here having a decomposers are there. Decomposers जो कि अंत में आप देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल्स वॉट एवर द एनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन आवर सराउंडिंग, वॉट एवर यू हैव सीन इन एनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट एज अ रिसोर्सेज, दिस ऑल द रिसोर्सेज कम फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, राइट। नेचर से बड़ा कोई दानी नहीं है, वही आपको सब कुछ दिया है। और एक चीज समझिए, जो आप यूटिलाइज करोगे एज अ डे टू डे लाइफ में, वो अंत में यूटिलाइज होकर भी वापस
उसी नेचर के थ्रू जाएगा भी, नेचर में भी जाएगा, जैसे सॉइल से ही इरोज हुआ ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। और अंत में हर एक इंडिविजुअल्स वट एवर द एनी काइंड्स ऑफ कंपोनेंट आर देयर इन दिस प्रोसेस, द काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय डिकम्पोजर्स, वी कैन गो वंस अगेन टू द सॉइल, राइट। सॉइल से ही पैदा हुए और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में ही अंत में हमें जाना भी है। वट एवर द कोई भी प्रोसेस हो वो डेट प्रोसेस के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो काम करता है हमारा डीकंपोजर्स, जो कि क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, जैसे आप वेस्ट के फॉर्म में कोई भी चीज आया, इस वेस्ट में हर वो चीज को क्या करेगा, ये माइक्रोब्स हमारे पास क्या करेंगे, हेल्प करेंगे डीकंपोजर्स के रूप में, ठीक है ना। इसी में आपके पास ईगल वगैरह है, वल्चर्स है, कुछ अलग अलग तरह के जीव भी हैं जो काम करते हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें। उनको हम लोग नाम दे देते हैं डीकंपोजर्स। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक इंडिविजुअल्स का यहाँ पे एक पर्टिकुलर रोल है, और वो रोल ऐसे ही नहीं चल रहा है, वो रोल चल रहा है क्यों, क्योंकि उनको फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना है। फूड के लिए क्यों, क्योंकि उसका मेन सोर्स है एनर्जी, और एनर्जी का हमारा मेन सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फूड, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, आप हर तरह के इंडिविजुअल्स को देख लेंगे, ठीक है। इसी चीज को जैसे अगर बोल दिया जाए कि आप इसे प्रोड्यूसर्स ही क्यों बोलते हो, तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड में पहले चले जाना। प्रोड्यूसर्स प्लांट जो कहलाता है, स्पेशली कौन सा, ग्रीन प्लांट, ये ही क्यों हमारा जो मेन एनर्जी को यूटिलाइज करता है, आप जानते हो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ग्रीन है, इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो आप देख लेना हम लोग जब पढ़े हैं किसमें, लाइफ प्रोसेस में। क्लोरोफिल जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है, राइट, ग्रीन पिगमेंट है, और ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब द सनलाइट, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रोसेस यूटिलाइज करेगा जो आप जानते हो। इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। यानी देखिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सेम चीज अगर एक ही इंडिविजुअल है लिविंग, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होता है, क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू, किसमें करते हैं ये, केमिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हाट एवर द प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर इन्वायरमेंट, लाइक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जैसे आप लोगों ने रिएक्शंस याद होगा, 6CO2 हम लोगों ने ले लिया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बाय द रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, राइट। और सनलाइट को हमारे पास करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या करते हैं, हम बनाते हैं C6H12O6, साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिलीज इन द गैसियस फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसपिरेशन। आप समझ रहे हो, लॉस ऑफ वाटर। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोसेस वी कैन गोइंग टू बी यूटिलाइज डायरेक्टली एनर्जी विच इज कम्स फ्रॉम द सन through photosynthesis, and the plants is the main source of our main source of food to directly utilize energy from the suns and made it through the new kinds of food like carbohydrate, starch, fat molecules in the form of lipids and some kind of proteins. So major sources has been going to be converted by the plants from the sun, right? So that's why we can call it as a producers. आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स को प्लांट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा हमारा इस चेन में, फूड चेन में जो दिखेगा, जो डायरेक्ट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी जानते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी सब लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कंज्यूमर वन यानी कि हर्बिवोर्स,
उसके बाद कॉर्नियोर्स और अनदर काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कंज्यूम करेंगे फूड को डायरेक्ट एज अ हर्ब्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों प्रोडक्ट को यूज करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो अब देखिए डीकंपोजर्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक नया चीज भी आ रहा है इसमें कि डीकंपोजर्स क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज है। डीकंपोजर्स जो होते हैं सबसे बड़ा चीज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे। वेस्ट मटेरियल जो भी हमारे पास बॉडी इन्वायरमेंट में निकला डे टू डे यूज के बाद उसको कहीं ना कहीं उसको ब्रेक डाउन करना है। और आप जानते हो जो जो वेस्ट मटेरियल्स भी है उसके अंदर भी हमारे पास फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स वो थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप देखो, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सिंपल सा जो पढ़ते थे डाइजेशंस में, राइट। मेजर न्यूट्रिएंट्स तीन तरह के हमारे पास होते थे। ठीक है ना, एक हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट होता था, उसके बाद फैट मॉलिक्यूल, और मेन जो हमारा एक मेजर पार्ट होता है प्रोटीन के फॉर्म में, राइट। तो इसको हम लोगों को किसी भी हाल में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ब्रेक डाउन होके सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। यानी कि हर एक प्रोसेस हमारा सिंपल सा चलेगा, ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल फॉर्म। फैट को हम लोग तोड़ देते हैं, कैसे, फैटी एसिड में, और साथ में ग्लिसरॉल में भी ये टूट जाता है, सिंपल फॉर्म है जो फैट का रूप है। प्रोटीन को हम लोग ब्रेक डाउन करके सिंपल सा कॉन्सेप्ट में कर देते हैं एमिनो एसिड्स में, राइट। तो ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में जो बना हुआ उसको जनरेट भी करता है, साथ में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूटता है। तो हम लोग जानते हो कि किसी भी चीज में एनर्जी का सोर्स हमारा एक ही कंपोनेंट है, या तो छोटे कंपोनेंट आपस में मिलेंगे या बड़े कंपोनेंट आपस में टूटेंगे। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट, बायो में आप लोग एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का कॉन्सेप्ट समझते हो। एक आप लोग ऑलरेडी देख लिए फोटोसिंथेसिस में, जो सिंपल 6CO2 और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आपस में जुड़ के क्या बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ, बनाया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल C6H12O6, तब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। और उसी का अपोजिट आप रेस्पिरेशंस में देखोगे कि वही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है कैटाबोलिज्म प्रोसेस के थ्रू, और एनर्जी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही कंपोनेंट को इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास यहां पड़ा हुआ है क्या, डीकंपोजर्स, राइट। That is a kind of microorganism who play a very very important role to break down the waste material which is present as a food nutrients complex molecule into the simpler form like carbohydrate, glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein is going to be break down to the amino acids। यही चीज को ऊपर लिखा हुआ है, the microorganisms break down the complex organic compounds present in a dead organism like dead plants, like animals, and product like feces, urine. These are the kind of waste materials and they are simply decomposed by these microbes। मैंने आपको शुरू से ही बताया था, जो भी एनर्जी आप देख रहे हो सारी की सारी आ रही है कहाँ से, आवर इन्वायरमेंट से, नेचर से आ रही है, और अंत में डीकम्पोज होकर भी वापस वहीं जाना है। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस होता रहेगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है भाई, हम लोग तो बनाए नहीं है, इट इज मेड बाय द नेचर, और नेचर बहुत ही लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज अंत में वापस तो वहीं जाएगा, तभी तो वो दूसरे को दे पाएगा। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट्स हैं जो आपके जितने सारे ये फैक्टर्स जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स क्या होगा, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाए कि आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है, अगर वो डीकंपोज वहां से उठा के नहीं फेंकोगे तो क्या होगा, क्या ये कोई बड़ा क्वेश्चन है? हर बच्चा समझा सकता है भाई, पोल्यूशन फैला देगा, इसको हम लोग बीमारियां फैल जाएंगी, उसको रोकने के लिए क्या करना है, हमको डीकंपोज करना है, उसको फेंकना है, बाहर लेके जाना है, वो माइक्रोब्स तोड़ेंगे और वो जाके सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके वापस लेके आएगा कहाँ, सॉइल के अंदर, राइट। तो डीकंपोजर्स हेल्प्स डीकंपोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। एक तरह से ये क्या कर रहा है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, इन्वायरमेंट में जितने भी कचड़े हैं उनको खत्म करने का काम कर रहा है, डीकंपोज सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ये देखिए, पुटिंग बैक टू द वेरियस एलिमेंट्स विच इज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड बैक टू द वेयर इट इज कम्स
ultimately from all the environment through via different processes with the help of decomposers directly sent to where in the soil, right? फर्टिलिटी बढ़ा देगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देंगे, न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे तो हमारे पास ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हेल्प मिलेगा, बिकॉज नेचर आर वेरी वेरी लिमिटेड एंड वी आर हैविंग टू बी प्रोड्यूस इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्लेसेस, राइट, एज अ फर्टिलिटी. सो दिस काइंड ऑफ प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो डीकम्पोजर्स प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल क्लीनाइजिंग के लिए, पूरी इन्वायरमेंट को हाइजीन बना रहा है एक तरह से, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स जो बचे हुए हैं उसको वापस सॉइल के अंदर भेज रहा है. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी यूटिलाइज. सी, बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया अभी फूड चेन का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग समझाने की शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं. हर एक इंडिविजुअल्स को एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमारे पास एक बड़ा यूनिक चीजें चल रहा है, फूड चेन. हर एक इंडिविजुअल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर द फूड चेन्स के फॉर्म में, राइट. Food chains, that means the transfer of energy from one individuals to the another one, right? यानी कि one tropical level to another one. एक खास बात भी समझिए आप लोग यहाँ पे, ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लांट्स हर्बीवोर्स से ही वापस ले लिया एनर्जी, ऐसा नहीं है. प्लांट्स हमारा प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज किया और खूब सारा बनाया प्रोडक्ट एज अ फूड. उसके बाद हर्बीवोर्स उसको कंज्यूम ही करेगा, हर्बीवोर्स को कॉर्निवोर्स ही करेगा, यानी कि डिपेंडेंट है हर एक इंडिविजुअल्स अपने पॉलीट्रॉपिकल लेवल पर एनर्जी के लिए वाया फूड. तो दिस काइंड ऑफ चेन, जो हमारा चेन बनता है, जो आपको देखने को मिलेगा, एक सन से हमारा ग्रास, हमारा सिंपल सा क्या ले लिया कि एक इंडिविजुअल्स बन गया, एक पर्टिकुलर चेन के फॉर्म में जा रहा है और उसका एरो आप देखो एक ही रूप में जा रहा है, राइट, दिस वन. और उस प्लांट को कंज्यूम किया कौन, ग्रासहोपर. एक सिंपल सा फूड चेन है. ग्रासहोपर को ईट किया बर्ड, ये फॉक्स. यानी कि आप समझो ये कैसे मूव कर रहा है, ये यूनी डायरेक्शनल मूव कर रहा है, यानी कि केवल और केवल एक ही तरफ मूव करेगा और वो भी प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई वापस आ जाएगा. और एक खास बात है, आप इस चैप्टर में आप ये भी देखोगे 5 से ज्यादा जब आपको मिलेगा, 5-6 अगर जहां पे भी ट्रॉपिक लेवल आप देखते हो तो वहां पे एनर्जी हमारी धीरे धीरे, याद रखना अभी हम पढ़ेंगे भी, हमेशा क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और एक समय आएगा कि ये जीरो के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि उसको खाने के बावजूद भी उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है. वो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आगे देखेंगे अभी 10% लॉ के थ्रू. ठीक है, तो जरा देखिए फूड चेन होता क्या है, कैसे एक दूसरे पे हम लोग डिपेंडेंट हैं और कैसे वो एक चेन बनता है. चेन सिंपल सा लॉजिक है, कड़ियां आपस में जुड़ गई हैं, एक भी कड़ी टूटेगा तो वो टूट जाएगा और हर एक इंडिविजुअल्स एनर्जी के लिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है. तो देखिए क्या लिख रहा है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म. देखिए एक जो इंडिविजुअल्स है दूसरे को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी. दैट काइंड ऑफ चेन वी कैन कॉल्ड इट एज अ फूड चेन, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. किसके सेंस में, एक चेन बना रहे हैं, वो भी कैसे, फूड ऑफ एनर्जी के फॉर्म में. इसलिए इस तरह के चेन को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, फूड चेन, राइट. फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर करने का और हमारे पास कोई साधन ही नहीं है. हर एक इंडिविजुअल्स को एनर्जी चाहिए और एनर्जी कैसे आएगी, फूड में. इसलिए हर एक दूसरे को क्या करेगा, सक्सेसर्स को, अपने प्रीडिसेसर्स को कंज्यूम करेगा. ठीक है ना. इन सिंपल वर्ड, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग्स शोइंग हु ईट्स whom. प्लीज अंडरस्टैंड हियर, हु ईट्स whom, कौन किसको खा रहा है, इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या, फूड चेन, राइट. फूड चेन प्रेजेंट इन अ सिंगल डायरेक्शनल, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, यानी कि ये कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा. यानी कि किस तरह का, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी केवल और केवल यहां से कहां होगा, इस साइड होगा. ठीक है ना, बैक नहीं मूव करेगा. तो फूड चेन आप समझ जाए. और सिंपल सा चीज भी, अगर छोटा छोटा फूड चेन अगर बनाना चाहें तो आप सिंपल सा समझ लो कि अगर हमारे पास एक प्लांट्स है,
प्लांट्स को अगर हमारे को दिखा दिया कि डियर खा गया एज अ एनर्जी, अब मान लो डियर को कौन खाने वाला, लाइन, सबसे छोटा चेन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कौन से हैं ऐसे फूड चेन है जो टेरेस्ट्रियल रीजन में है, सारे के सारे जो भी आप देखोगे वही पार है। एक बार स्नैपशॉट ले लो जो आपको इंफॉर्मेशन के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। अब एक और भी चीज इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दे देता है कि फूड वेब बना के दिखाओ। देखो, जब आपको पता है कि फूड चेन के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कभी कभी आप देखोगे जब इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू अनदर, हर एक कम्युनिटी में जो लिविंग थिंग्स हैं एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे में फूड एनर्जी भी हमारा क्या हो गया, एक वेब के फॉर्म में बन गया, एक जाल के फॉर्म में बन गया, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर होने की वजह से उस तरह के पार्ट को हम लोग नाम दे दिए द काइंड ऑफ फूड्स विच आर हैविंग अ इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फॉर डिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू अनदर, दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर वेव वी कैन कॉल्ड इट एज अ फूड वेव। उसको हमने नाम दे देना है फूड वेव। सब एक फूड के लिए डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो जरा देखो, एक सिंपल सा चीज है, अगर हम देखें ग्रास रूट हमारा सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में, इसको देखो अगर सबसे टॉप पे देखा जाए तो यहाँ पे हॉक भी बना हुआ है, ठीक है ना। ग्रास को अर्थवॉर्म खा रहा है, ईटिंग, माउस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज एज अर्थवॉर्म एज अ फूड, यूनिडायरेक्शनल वन मूव कर गया और सबको खा गया हमारा हॉक, यानी कि टॉप कंज्यूमर है ये हमारा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोड्यूसर है, ये C1 है, ये C2 है और क्या है C3, राइट। अब देखो यही चीज एक दूसरे से भी कंज्यूमर है, यही ग्रास को एक रैबिट भी खा रहा है, यहां पे C1 बन गया, C1 इसको बन गया क्या, फॉक्स C2, और C2 को देखिए हमारा फॉक्स जो है माउस को भी खा रहा है, और ये देखो अर्थवॉर्म को फ्रॉग भी खा रहा है, और अल्टीमेटली फ्रॉग को भी ये हमारा हॉक या स्नेक कोई भी यूटिलाइज कर ले रहा है। इधर भी आप देखो हर एक इंडिविजुअल्स, ग्रास जो को कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर स्पैरो खा रहे हैं, और स्पैरो को भी खाने वाला हमारा क्या है, हॉक है। यानी कि चैनल छोटा भी हो सकता है और थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, और हर एक इंडिविजुअल्स अपने इंटरकनेक्टेड हैं फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर, राइट। और जो जितना डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स से पास में जाएगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। कैसे मिलेगी हम लोग समझ जाएंगे अभी लास्ट में, ठीक है ना। तो देखिए, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, सिंपल सा इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। किस तरह का रिलेशनशिप बनेगा, बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ फूड। इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, फूड वेव, ठीक है ना। आम भाषा में भी देखो यहां पे समझाने की गई कोशिश, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम वी कैन कॉल्ड इट एज अ फूड वेव, राइट। हर एक इंडिविजुअल्स एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो एक बार इसको, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक लेवल आपको ऑलरेडी हम लोगों ने समझा दिया है, थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा। इस फूड चेन में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, उसे ही हम लोगों ने अलग अलग नाम दे देना है। अगर जो फर्स्ट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, ट्रॉपिक लेवल 1। द वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन विच इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रॉपिक लेवल। तो सिंपल सा जरा देख लो, फूड चेन में ईच स्टेप रिप्रेजेंटेड, क्या लिख रहा है, ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मीन्स फीडिंग लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा चीज है, आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। प्रोड्यूसर है तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया ऑटोट्रॉप्स, क्यों, सिंपल सा, द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन मेक देयर ओन फूड बाय द इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए इसका ट्रॉपिक लेवल चूंकि कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में देखो हमारे पास प्रोड्यूसर्स के बाद आ गया हर्बीवोर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने फूड ऑफ एनर्जी के लिए। तो इसलिए इसका ट्रॉपिक लेवल हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसी तरह थर्ड पार्ट जो कॉर्निवोर्स हैं हमारे पास किस तरह के हैं, फ्लेश पे डिपेंडेंट है, यानी कि हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, दो प्लांट्स को खाते हैं और उनको खाने वाले को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, कॉर्निवोर्स। और सबसे लार्ज कम्युनिटी जो आप देखोगे कॉर्निवोर्स में, जो टॉप कॉर्निवोर्स है
जो हर तरह के फूड को, न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है, वो हर्बिवोर्स को भी खा लेगा और साथ में प्रोड्यूसर्स को भी खा लेगा। इसलिए इसका नाम हो गया क्या, ओमनीवोर्स है, यानी कि टॉप कॉर्निवोर्स। ठीक है, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल के रूप में आपको समझना है। ठीक है, बनाने को देने को दे देगा, आपको आना चाहिए। इसी को कभी कभी सीबीएसई बोलता है बार डायग्राम के रूप में शो करिए या पिरामिड के फॉर्म में शो करिए, तो आपको आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, फर्स्ट हमारे पास ट्रॉपिक लेवल कौन सा चल रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, हर्बिवोर्स यानी कि हम लोग इसका नाम दे देंगे क्या, ये प्रोड्यूसर है, यानी कि हमारा ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, 1, ट्रॉपिक लेवल 1। इसका हमारे पास क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल 2। और इसे हम लोग कंज्यूमर, क्योंकि फूड को कंज्यूम कर रहा है कौन, प्रोड्यूसर को, हर्बिवोर्स, यहीं पे ये हमारा हो जाएगा क्या, कंज्यूमर नंबर 2। और ऐसा हम लोग देखेंगे तो ये ट्रॉपिक लेवल 3। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंज्यूमर 2 है, यहाँ पे टॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि 3 बोल रहा हूं तो कुछ और ही समझ जाओ। यहाँ देखो टॉप कॉर्निवोर है और ये हमारे पास है कंज्यूमर कौन सा हो गया, C3, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल लेवल हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। एक जो है 4 ट्रॉपिकल लेवल की चेन आपको शो करी गई है बार डायग्राम के थ्रू। इसे ही आप लोग पिरामिड के फॉर्म में, कभी कभी ये पूछ देता है कि आप इसको क्या करो, एक बार से शो करिए बार डायग्राम के थ्रू, और एक पार्ट है पिरामिड के फॉर्म में, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। यहां पे एक समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे भी समझ में आ ही रहा होगा, ये प्रोड्यूसर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि C3। ठीक है, यहां से देखना एक और भी चीज याद रखना हमेशा के लिए, जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आप देखोगे लास्ट पार्ट में, एक और भी चीज है, यहां पे आप देखोगे कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, यानी कि प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर पे जा रहे हो, तो यहां पे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ये भी याद रखना, जो कि घटने की जगह पे ये क्या करेगा, बढ़ेगा। याद रखना, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यहीं से एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को अभी दिखाएंगे लास्ट पार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी जब फूड चेन कंप्लीट करते हैं तो इसको भी समझा देंगे। एक चीज याद रखना इस स्लाइड से कि सिंपल सा, एनर्जी जब प्रोड्यूसर टू टॉप पे जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो यहां पे एनर्जी था यहां आके और कम हो गया, यहां से और कम, यहां से और कम, और यहीं से एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछ देता है कि 5th और 6th तक पहुंचते पहुंचते क्यों कम हो जाता है एनर्जी। यानी कि वो फूड को कंज्यूम भी करेगा तब भी एनर्जी उसको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, कैसे होगा उसका रीजन अभी समझाते हैं। और एक चीज मैंने आपको यहीं पे समझाया कि प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर आप जब जा रहे हो तो यहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होगा। यानी कि एनर्जी ऊपर जा रहा है तो कम, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब 1 ट्रॉपिकल लेवल टू टॉप पे जा रहा है तो ज्यादा। याद रखना इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इफेक्ट्स ऑफ मैन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। अब देखो इसी से क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है सीबीएसई हमारा। अब जरा देखो एक छोटा सा एग्जांपल ही, इफ ऑल द लाइन्स आर रिमूव्ड, एक जरा चेन ले लो, ये हमारे पास सन से जो एनर्जी यूटिलाइज किया, ठीक है, और हमारे पास जो ट्रॉपिकल लेवल बना, यानी कि अगर हम देखें तो एक सिंपल प्लांट्स को दिखा देते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम किया हमारा एक छोटा सा क्या डियर ही समझ लो, डियर ही छोटा, सबसे छोटा चेन से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लो इसको हम लोगों ने देखा अभी बना के भी, ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये हो गया हमारा
सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल और ये हो गया थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। अगर और भी डिस्क्राइब करना है तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स। इसको हम लोग नाम देते हैं कंज्यूमर वन। ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। या शॉर्ट में लिख दिए क्या, C1, यहां पे लिख दिए C2 एज अ कंज्यूमर 2, ठीक है। एक छोटा सा चेन है, ठीक। अब जरा देखो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको देगा पूछने के लिए, तो आपके पास आंसर होने चाहिए कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक छोटा सा चेन है, इफ ऑल द लायंस, हमने लायन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये लायन जी यहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो क्या होने वाला है, अब जरा देखो, लायन जब हमारे पास रिमूव हो गया तो इसके ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे डीकंपोजर्स होंगे, अलग तरह की चीजें होंगी जो आपको खाने के लिए डिपेंडेंट होगा। ये तो छोटा चेन बताया मैंने। तो होगा क्या, इसकी जो डियर, जो सेकेंड जो ट्रॉपिकल लेवल है, देखो डियर की जो पॉपुलेशंस होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक समझ देना, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सोचो क्या हो सकता है, अपने इमेजिनेशंस को दौड़ाइए आप लोग। अरे भाई लायन बढ़ गई, लायन गायब हो गया, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप एनालिसिस करो तो, ठीक है। ध्यान से देखो, जब डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि डियर किस ग्रुप में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा हर्बी ओर्स के रूप में, यानी कि ये डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट पे। तो अब जरा देखो, जो प्लांट्स होगा उसकी जो ग्रेजिंग होगी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब प्लांट का ग्रेजिंग ही सब ज्यादा हो जाएगा तो और एनर्जी आगे ट्रांसफर ही नहीं होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपके पास एनालिसिस अपने इस फूड चेन के बेसिस पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि अब जरा देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम डियर ही रिमूव कर दें तो क्या होगा, डियर रिमूव कर दें तो बेचारा ये कंज्यूमर जो नेक्स्ट होगा, हमारा सेकंड कंज्यूमर, एक तो समझिए अगर डियर हमारा C2 है तो C2 जो है यानी कि कंज्यूमर लायन के रूप में जो आप देखोगे C3 के पास जो हमारे पास है, फूड का एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। C3 जो हमारा है उसके पास फूड की क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा लॉजिक। तो ये सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि डियर ही रिमूव कर दिए। अब इसी का दूसरा पार्ट भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि उसके तरीके से भी समझिए। अब जरा देखिए, अगर डियर ही सारा खत्म हो गए तो प्लांट्स की आबादी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, खूब सारा पॉपुलेशन हमारे पास प्लांट का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। केवल और केवल खूब सारे प्लांट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में एक पर्टिकुलर C1 जो हर्बीवोर्स है अगर गायब हो गया तो हमारे पास प्लांट की आबादी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब भी ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल इनबैलेंसेस। और साथ में हमारा जो कॉर्निवोर्स है भूखे मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा और होल नेचुरल सिस्टम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। उसी तरह देखो, एक आप खुद करो हमारे पास। अब आप इतना समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है। इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव, अब बताओ प्रोड्यूसर्स ही हमारे रिमूव कर दिए तो क्या होने वाला है। अरे भाई, प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि वही हमारा सन से एनर्जी को अपना यूटिलाइज करेगा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर नहीं रहा तो न ही हमारे पास कंज्यूमर 1 पा पाएगा, न ही सेकेंड, न थर्ड और फोर्थ, यानी कि होल यूनिवर्स इज गोइंग टू बी डाई, राइट। तो प्रोड्यूसर्स इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि वही एक है जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, फूड को। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पूछते हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, बस एक फूड चेन बनाइए, उसको गैप कर दीजिए और जो भी आपके पास जो रिजल्ट दे रहे हैं उसको लिखिए, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज इसी में आप देखोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल सा चीज है। मान लो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, ऐसे कंपोनेंट होंगे, दोज इंडिविजुअल्स, राइट, दोज individuals who is easily decomposed,
क्या होंगे, इजीली decomposed by microbes, राइट। माइक्रोब्स, क्या क्या माइक्रोब्स में होते हैं, हमारे पास है वायरस, राइट, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड मेजर ग्रुप्स जो कवर कर लेगा हमारा सारा प्रोटोजोअन्स। Those individuals who is easily decomposed by microbes, right? कैसा होना चाहिए, नेचुरली, कैसा हो, नेचुरली हो, कैसा हो, नेचुरली हो, राइट। इस तरह के डिकम्पोजिशंस को हम लोग बोलेंगे क्या, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना है किसी भी हाल में, इन दिस प्रोसेस नो रिलीजेस एनी हैजार्डस सब्सटेंसेस, हैजार्डस सब्सटेंसेस, राइट। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पोल्यूशन की, यानी दैट इज टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, पोल्यूशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें नेचुरली कोई भी वेस्ट मटेरियल इजीली डीकंपोज हो जाए और वो कोई भी पोल्यूशंस जनरेट ना करे, ये प्रोसेस कहलाएगी बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि अगर इसी को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, अगर हैजार्डस सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब डीकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में करते हैं तब भी ये प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खूब सारा पोल्यूशंस भी जनरेट करने लगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं बोलेंगे। बायोडिग्रेडेबल दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स which can be easily decomposed by the microbes naturally and doesn't produce any kinds of hazardous substances in our environment in the form of pollutions. Those are called as a biodegradable substances, right? खूब सारे हमारे पास एग्जाम्पल आप लोग डे टू डे लाइफ में होम वेस्ट जितने सारे हैं हमारे पास, जूट्स वगैरह के जितने सारे हैं, ये इस तरह के जितने एटसेट्रा जो प्रोडक्ट हैं जो इजीली डीकंपोज हो जाएंगे उनको हम लोग इस ग्रुप में रख देंगे बायोडिग्रेडेबल वाले पार्ट में, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट हमको समझ में आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि सिंपल सा चीज है, नॉट इजीली डीकंपोज्ड नेचुरली, राइट। अब देखो यहां पे ये नेचुरली बाय माइक्रोब्स, सिंपल सा चीज है, माइक्रोब्स के द्वारा ये इजी वे में डीकंपोज नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, ये है नॉट है, क्या है ये, नॉट इजीली डीकंपोज्ड नेचुरली बाय द माइक्रोब्स, राइट। और एक खास बात है, इट इफ इट डीकंपोज्ड फोर्सली, अगर हम आप इसे डीकंपोज्ड कर रहे हैं फोर्सली, राइट, फोर्सली, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, हैजार्डस substances in the form of what, pollution. That is, we are talking about different part of pollution in the sense of air, in the sense of water as well as soil, right? यानी कि देखिए ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट में हम डिकम्पोज करना चाह रहे हैं फोर्सली, क्योंकि वो इजीली माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, और जब हम उसे डिकम्पोज फोर्सली कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हैजार्डस सब्सटेंसेस पॉल्यूशन में जनरेट कर रहा है। तो आपको लगेगा सर ऐसा करते क्यों है, हमारी मजबूरी है। जैसे एग्जांपल आप देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल्स है, मेडिकल किट्स वगैरह जितने सारे हैं, राइट, मेडिकल किट्स, राइट, खूब सारे हमारे पास प्लास्टिक्स है, राइट।
अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है? ऐसे प्रोडक्ट है जो एक बार हमने यूटिलाइज कर लिया, एक इंजेक्शन की सीरीज का ही एग्जांपल आप ले लो, आपकी मजबूरी है कि उसे आपको डिकम्पोज करना है, तो डिकम्पोज तो करना है क्योंकि वो दोबारा किसी और को यूज नहीं होगा, फिर अनहाइजेनिक हो जाएंगे, वो डिजीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करने लगेगा, राइट? तो ऐसे केसेस में हमें मजबूरी है डिकम्पोज करने की, और वो प्रोसेस हमारा कभी कभी क्या होंगे कि पॉल्यूशंस को जनरेट करता है। वैसे इस चैप्टर में एक और खास बात है, उसका भी एक उपाय बताया जाएगा आपको, हम लोग अभी उस टॉपिक में देखेंगे जिसमें हम इस गार्बेज मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे इस इन्वायरमेंट में, जो इस तरह के किट्स को भी डिकम्पोज करे लेकिन कोई भी हैजार्डस सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में न जाए, या उसके जो लेवल एक नॉर्मल डिकम्पोजिशंस पे करते हैं उससे इतना कम कर दे कि हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा इफेक्ट ना हो। अरे भाई सिंपल सा चीज है, किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो उसकी पावर को इतना न्यूट्रलाइज कर दो, और मजबूरी तो है ही है कि हमें डिकम्पोज करना ही है। अरे भाई कोरोना किट हमारे पास, हम लोग 3 साल से जो लोग फंसे थे, और वो जो किट बने हुए हैं दूसरों में ट्रांसफर करेंगे, वो जेनेटिकली और साथ में इन्वायरमेंटली माइक्रोब्स क्या करेंगे, या बैक्टीरिया वायरस जो भी है माइक्रोब्स है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा आपके इंडिविजुअल्स में। तो ऐसे किट्स की मजबूरी है कि हमको डिकम्पोज करना ही करना है, ठीक है ना? तो उसके लिए एक प्रोसेस है जो आप लोग देखोगे गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम इंसिनरेशन में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये कंपोनेंट्स है, ऐसे बायोडिग्रेडेबल और नॉट बायोडिग्रेडेबल एग्जांपल के साथ अगर आता है डिफरेंशिएशंस, आप उसको दे दो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझा देना, ठीक है? डन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आवर इन्वायरमेंट, राइट? जो हम लोग बोल रहे हैं कि 3 से 4, 5 तक पहुंचते पहुंचते ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारा ये लॉ है, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ, इनको हम लोगों ने जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने लिया 10% गिवन बाय, याद कर लेना, रेमंड लीनेमैन इन 1942, ठीक है ना? ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट, इन्होंने एक रिसर्च किया कि जो भी एनर्जी आपको सन के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है वो प्लांट के बाद जो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी के फॉर्म में हो रही है, वो केवल और केवल 10% यूटिलाइज होगा। बाकी जो रेसिडुअल पार्ट है 90%, वो इन्वायरमेंट में एनर्जी वापस आ जाएगा, ठीक है ना? देखो जरा समझो, अकॉर्डिंग द 10% लॉ आप देखोगे ओनली 10% ऑफ एनर्जी इंटरिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म is available for transfer to the next higher tropical level, right? एक खास बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक समझना, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जैसे एक सिंपल सा एक छोटा सा फूड चेन हम लोगों ने बना के देख लेते हैं, और सारे के सारे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस यहीं से कर लेंगे, ठीक है? एक सन है जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? जो फ्री का दे रहा है एनर्जी पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को। तो अगर हमने देख लिया, एक पार्ट हो गया हमारा प्लांट्स, जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ये जो है हमारा चला गया, एक सिंपल सा हम चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं फूड पर। ग्रॉस होपर एक हमारा है जो प्लांट्स को कंज्यूम किया, ठीक है? और जरा दूसरा देखो, इसको हम लोगों को फ्रॉग ने यूटिलाइज कर लिया, और इसके आगे हमने एक दे दिया फ्रॉग को जो कंज्यूमर एज अ यूटिलाइज कर लिया फूड के फॉर्म में, स्नेक, राइट? एक सिंपल सा आपके पास देखा जाए, अगर आपको एक लाइन से पूछ दें कि कितनी ट्रॉपिकल लेवल की बात की गई है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये ट्रॉपिकल लेवल 1 है, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 है, और ये ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉग का 3 है, और ये हमारा ट्रॉपिकल लेवल क्या हो जाएगा 4। यहां पे ध्यान से समझने की बात है, अकॉर्डिंग टू द 10% ऑफ लॉ, जो एनर्जी प्लांट के पास आएगा, ध्यान रखना, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% एनर्जी इंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, केवल 10% ट्रॉपिकल लेवल पे ट्रांसफर होगा। लेकिन एक
यहां पे नोट दिया हुआ है, समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमेशा बच्चे गलत करते हैं कि प्लांट्स जो कन्वर्ट करेगा एनर्जी, वो केवल और केवल कितना परसेंट यूटिलाइज करेगा सन से? 1%। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कितना यूटिलाइज करेगा? 1% ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, और केवल 1% यूटिलाइज करके। यानी कि सिंपल सा समझो, एज अ मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूं कि सन से अगर हमारे पास 1 लाख 2 3 4 5 1 लाख अगर जूल एनर्जी सन के द्वारा आया, तो प्लांट्स केवल और केवल यूटिलाइज करेगा, याद रखना, ओनली 1%, ओनली 1%, 1% ऑफ 1 लाख जूल। तो 1% हो गया, तो कितना एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हुआ? यहां पे 1 लाख का 1% अगर आप निकालना चाहो, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, यहीं से समझ जाना। यानी कि अगर 2 जीरो को हम कट कर दें इधर से इधर, यानी हमारे पास एनर्जी देखो कितनी आई, 1000 जूल ओनली। यानी कि हमारे पास ये 2 जीरो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि केवल अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ रेमंड लिंडमैन, सन के द्वारा जो मेजर सोर्स ऑफ प्लांट है, वो प्लांट यूटिलाइज करके भेज दिया कितना जूल? ओनली 1000 जूल। ये याद रखना। यानी कि पहला जो एनर्जी हमारे पास सन के द्वारा प्लांट में यूटिलाइज होगा, ये 10% ना हो करके कितना यूटिलाइज हो रहा है? ओनली 1%। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप पूछोगे कि सर 99% तो आखिर गया कहाँ एनर्जी? देखो, वो 99% जो हमारा पास जो बचा हुआ था, वो वापस चला गया कहाँ पे? इन्वायरमेंट के पास। यानी कि उतना यूटिलाइज हमारा प्लांट कर ही नहीं पाया, उस फूड एनर्जी जो लाइट एनर्जी था उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। बस इतना अगर कंफ्यूजन आपके पास माइंड से हटा दो, अब उसके बाद आप देखोगे कि इस ट्रॉपिक लेवल पे आ गए, यानी कि ये हमारा प्रोड्यूसर पे आ गए, तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से अब जितना भी बड़े नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे फूड ट्रांसफर होगा, उसके मेन रिसोर्सेज ऑफ फूड एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट यूटिलाइज होगा? 10% यूटिलाइज होगा, राइट? अब जरा देखो कि यहां पे एनर्जी हमारे पास है 1000 जूल, और उसका सिर्फ कितना यूटिलाइज होने वाला है? 10% ही इस प्लांट के एनर्जी का जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वाया फूड, यानी कि सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पे केवल 10% ट्रांसफर होगा। यानी कि 1000 जूल का 10% हमारे पास कितना हो गया? 100 जूल। ठीक है, समझ में आता ही है, कैलकुलेशन करना आपको आता ही होगा, नहीं आता सीख लो, देख लो। ये हमारे पास कितना है? 1000 था, ठीक है, इसको हमको 10% निकालना है, यानी कि 10 बाई 100, यानी 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया, यानी हमारे पास कितना आ गया? 100 जूल, राइट? अब देखिए मजेदार बात यह है कि सन से 1% यूटिलाइज हुआ प्लांट में, प्लांट से हर एक ट्रॉपिकल लेवल, अब यहां से जो दूसरा ट्रॉपिकल लेवल जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड टू ट्रॉपिकल लेवल थर्ड, सेम रूल इज गोइंग टू बी अप्लाई, ओनली 10% एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल 2 टू ट्रॉपिकल लेवल 3। ठीक है, यानी कि यहां पे भी अब कितना हो जाएगा? 10%। तो यहां पे आप समझ गए कि ये कितना बचा? केवल और केवल 10 जूल, राइट? और यहां से भी केवल ओनली 10% ही यूटिलाइज होगा इस लास्ट ट्रॉपिकल लेवल 4 तक, यानी कि यहां पे सिर्फ कितना जूल बचा? 1 जूल बचा, राइट? अगर जरा सोचो, यानी कि देखो, हर
जितना मेन एनर्जी था 1% यूटिलाइज हुआ, उसके बाद हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे केवल और केवल 10% ही एनर्जी उस अगले टेबल तक जा रहा है, लेवल तक जा रहा है ट्रॉपिकल लेवल। बाकी 90% वापस, जैसे इन्वायरमेंट में 99% यहां पे वापस चला गया था एनर्जी, वैसे ही इस ट्रॉपिकल लेवल से वापस एनर्जी इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब जरा इसी केस में देखो, अगर यही स्नेक के आगे एक और आपके पास आ गया, यहां पे मैंने एक बना दिया हॉक, यानी कि या स्नेक बना दिया, कोई भी आप यहां पे डाल लो। ठीक है, यानी कि एक ट्रॉपिकल लेवल हमने बढ़ा दिया, और ये ट्रॉपिकल लेवल था ट्रॉपिकल लेवल 4, और ये बन गया 5। अब जरा देखो, अगर पूछ देगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यहां पे आ गया, आप ऐसा करो कि एक क्वेश्चन दे दे कि द सन हैविंग यूटिलाइजिंग 1 lakhs एनर्जी एंड द वन फूड चेन यू हैव टू बी ड्रॉ ऑन इट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट्स गोइंग टू बी प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल लेवल 5। यानी कि एक क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करोगे? तो यहां तक आप बनाओ, और यहां से आप देख ही रहे हो कि 1 जूल जा रहा है, 1 जूल का केवल और केवल कितना परसेंट यूटिलाइज होगा? 10%। यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 का 10%, यानी कि कितना परसेंट यूटिलाइज होगा? केवल और केवल 0.1 जूल इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉपिकल लेवल 4 टू ट्रॉपिकल लेवल 5। ठीक है, कर लोगे? इससे देखो क्वेश्चंस आपका 3 नंबर का या 2 नंबर का जरूर आना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखो, ये ऐसे सीधे भी होके पूछ सकता है क्वेश्चन, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जस्ट यू कैन ड्रॉ एनी काइंड्स ऑफ 5 ट्रॉपिकल लेवल फूड चेन, and if the kind of particular 4 tropical level having a 100 joule present on it, then what will be the producer as well as the main source of sun having a particular energy is going to be passed in the form of food chain. Draw it and calculate it. तो ऐसे केसेस में प्लीज और प्लीज आप माइंड में रखना, जिस लेवल पे भी जितना आ रहा है, ठीक है ना, ड्रॉ कर लो। अगर आप उसके आगे नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे जा रहे हो तो 1 जीरो कम कर देना, और जैसे ही उसके पीछे के ट्रॉपिकल लेवल को पूछ रहा है तो वहां पे 2 जीरो कम कर देना। ध्यान से समझ जाओ, पूछेगा एक 5 ट्रॉपिकल लेवल, यहां पे कोई दे देगा अमाउंट, और पूछ दिया कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे क्या आएगा, तो थर्ड टू जैसे ही सेकंड आओ तो 1 जीरो बढ़ा दो, यहां से 1 जीरो आ इधर बढ़ा दो, और जब सन में आएगा तो वहां 1 जीरो ना होकर के 2 जीरो बढ़ा दो। हो गया भैया, कमाल आपका क्वेश्चंस कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, समझ लो। बस बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो 10% लॉ एनर्जी जो प्लांट से आ रही है वहीं से केवल यूटिलाइज करना सिखा देते हैं, और वहां पे वो बच्चा गलत हो जाता है। इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लेना। हम क्वेश्चन इसका लाएंगे भी PYQ, तो उसमें भी आपको और सारा करा दिया जाएगा। ठीक है, डन इट। नेक्स्ट चलिए अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, बायोमैग्निफिकेशंस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने बोला था कि एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे ही पीरियोडिक जो आपकी डायग्राम जो हम लोग बनाए थे पिरामिड के फॉर्म में, जिसमें अलग अलग हम लोगों ने पार्ट कर दिया 1 2 3, राइट। ये हमारा हो गया था प्रोड्यूसर, इसको दूसरे कलर से कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, सिंपल से जरा समझ लो, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हमारे पास है, क्या है, प्रोड्यूसर को हम लोगों ने दिखाया था, ये कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3 या टॉप कॉर्निवर्स, जो भी आपको करना है कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, याद रखना क्या है ये, हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि ये किस ग्रुप में आ रहा है, नॉन बायो डिग्रेडेबल में आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in the body living organism as each tropical level of the food chain called biological magnifications, accumulation of toxic substances from one tropical level to another। and हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो आ रहे हैं कहाँ से, प्लांट से, राइट। ये क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और अंतिम अल्टीमेटली जो हमारा टॉप पे है कौन सा,
सबको हम लोग अभी टॉप पे ह्यूमन है, जो होमो सैपियंस सैपियंस हैं, यानी कि सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस अंत में एक्यूमुलेट होंगे हमारे बॉडी के अंदर, और वो अलग अलग डिजीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे अंत में हम लोग खुद झेलते हैं, और ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कैसे हम अपनी बॉडी को सही करें। और देखो ये केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स आए कहाँ से, ये 1000 तरीके का आपके पास यूटिलाइजेशंस है जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, खुद हम लोग जनरेट किए हैं। फर्टिलाइजर्स है, राइट, पेस्टिसाइड्स है, हाँ, उसके बाद वीडीसाइड्स, क्या है ये वीडीसाइड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स। देखो इसका मेन सोर्स सिंपल सा आप समझो क्या है, ये सब के सब हमारे यूटिलाइज होते हैं कहाँ से, प्रोड्यूसर्स हमारा मेन सोर्स है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह के प्लांट के, ऐसे प्लांट जो ग्रीन है, यानी कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम हम लोग ने नाम रख दिया क्या, ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे किस तरह के प्रोडक्ट हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो डिकम्पोज तो माइक्रोब्स के द्वारा अपने आप होंगे नहीं, और जब हम डिकम्पोज करेंगे तो खूब सारा बड़ा हैजार्डस सब्सटेंसेस पॉल्यूशंस के फॉर्म में करेंगे। समझ में आ रहा है, तेज हो गया तो थोड़ा सा समझो। अरे भाई एक एग्जांपल ले लो, चलो फर्टिलाइजर्स का ही ले लो। एक फर्टिलाइजर्स कैसे शो कर सकते हो कि हर तरह का पॉल्यूशन करता है, ये सॉइल भी पोल्यूट करता है, ये एयर भी पोल्यूट करता है, और वाटर पोल्यूशन। देखो सॉइल के अंदर खूब सारा फर्टिलाइजर्स अगर आपने यूटिलाइज कर दिया तो ये क्या होगा, वहाँ की जो एसिडिटी है वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। अरे खूब सारा केमिकल सब्सटेंसेस एक ही साल एक ही पर्टिकुलर एरिया में एक्यूमुलेट होना हो गया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके का फॉर्म है, यूरिया वगैरह है, तो सारी चीज़ें ये क्या होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, तो वहाँ की सॉइल की एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो आपको मिल गया सॉइल पोल्यूशन, राइट। उसी तरह एयर पोल्यूशन कैसे होगा, एयर पोल्यूशन इसलिए हो जाएगा कि जब वो सॉइल खूब सारा हीट के थ्रू जब वेपोराइज होगा, वेपोराइज होकर के ऊपर उठेंगे और एयर के साथ मिल जाएंगे, बन गया एयर, ठीक है। उसी तरह वाटर पोल्यूशन भी जनरेट करता है। वाटर पोल्यूशन कैसे जनरेट कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक समझो, खूब सारा बारिश हुआ आपके खेतों में, खूब सारा पड़ा हुआ है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, और वो नॉन डिकम्पोजेबल है, होगा क्या, पानी वहाँ पे गिरा, पानी फ्लोट करके गया रिवर में, रिवर में हमारे एक्वेटिक लाइफ्स, खूब सारे फ्रेश लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, अलग तरह के मोलस्क है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस, और वहाँ पे जाके ये पॉल्यूशंस जाके पोल्यूट कर दिया, तो हमारे पास हो गया all kinds of three pollutions which is going to be emerging from the single kind of non-biotic product which is going to be used in your day-to-day life for agriculture to producing what, plants, right। तो एक सिंपल सा प्लांट भी हमारा डिकम्पोज नहीं हुआ, खूब सारा क्या हो गया, पॉल्यूशंस जनरेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारा ये एक्यूमुलेट, तो ये एक्यूमुलेट, जैसे हम प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर 1 ने खाया, कंज्यूमर 1 को कंज्यूमर 2 ने, कंज्यूमर 3 ने, यानी कि धीरे धीरे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस था यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यानी कि इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, याद रखना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज, लेकिन एनर्जी लेवल क्या होगी, डिक्रीजेस। याद रखना इसको, एनर्जी लेवल क्या होंगी, डिक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी टू कंज्यूमर 1, कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर, एंड टॉप कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। जब आप देखोगे तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कम होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा कि प्रोड्यूसर्स में ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या सेकंड कॉर्निवर्स में, तो आपको याद होना चाहिए कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस C2 में, और एनर्जी सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूसर में। तो इस तरह से क्वेश्चंस जब देगा सीबीएसई तो आपको गलत नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये चल रहा है बायोमैग्निफिकेशंस और 10% लॉ, हमको सबको आना चाहिए, और ड्रॉ करते समय एरो का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया एक नया कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने ये बोला था कि ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, सब आप जानते हो। ओजोन वगैरह की बात हो रही है, ओजोन लेयर हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर पाए जाते हैं। एक सिंगल सा अगर आप देखोगे, अगर समझना चाहते हो तो समझ लो कि ये आपकी अर्थ है। चलिए अर्थ बना हुआ है हमारे बैकग्राउंड में भी, और अर्थ के ऊपर हमारे पास एक पर्टिकुलर लेयर भी है जिसे हम लोग नाम दे सकते हैं एज अ ओजोन लेयर, राइट। अच्छा बन गया, चलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ओजोन लेयर। क्या है ये हमारे पास O3 गैस की एक लेयर है, ठीक है ना।
O3 एक गैस की लेयर है जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया अर्थ ब्लैंकेट। क्या कर रहा है हमारा? अर्थ का ब्लैंकेट का काम कर रहा है। क्या है ये? क्यों ऐसा बोला गया? ब्लैंकेट मतलब भाई एक प्रोटेक्शंस की बात हो रही है। सिंपल सा टर्म आप समझ जाओ कि प्रोटेक्शंस हमारे किसकी बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा प्रोटेक्शंस है। और किसकी बात कर रहे हैं? यूवी रेज वगैरह जो हमारी आ रही हैं हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? सन, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है। अब जरा देखिए ये क्या कर रहा है। ये हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम कर रहा है अर्थ के अंदर। और इस अर्थ में हमारे पास खूब सारे लिविंग हैं, नॉन लिविंग, ठीक है ना, माइक्रोब्स पड़े हुए हैं, साथ में खूब सारा स्पीयर मिलके बना दिया एक इन्वायरमेंट, राइट। अब जरा देखो, कभी कभी बाद में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमारे पास यहीं से मिल जाता है कि ये हमारा क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ किस तरह का रेज? हर तरह का रेज है ना। तो यूवी रेज को हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी इंटेंसिटी को क्या कर देता है? लो कर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हीट भी आना चाहिए, हीट भी आना चाहिए, जानते ही हैं। कभी कभी हम लोग दूसरे सेंस में भी देख लेते हैं। तो देखिए जरा एक समझना चाहते हैं अर्थ के बारे में, तो हो सकता है कि कुछ एक रेज यहाँ से आई वापस चली गई, ठीक है ना। कुछ एक रेज की इंटेंसिटी ऐसी हो गई कि इंटर करते हुए ये आ गया अंदर, ठीक है। फिर कुछ एक रेज यहाँ से आने के बाद हो सकता है वापस चली गई हो, ठीक है। अगर इतना समझ आ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेज ऐसा है कि धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है कि ये जो वर्ड है डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब कि ये जो ओजोन लेयर जो आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर एरिया, ये सब के सब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिप्लीशन का मतलब ही क्या हो गया? रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो रिड्यूस होगा तो अल्ट्रावायलेट रेस काफी तेज आएंगी अर्थ पे। तो ऐसे केसेस भी क्या होंगी कि हमारे फ्लोरा एंड फाउना को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप ऐसा थोड़े से बच्चे के रूप में अगर समझें, जो बचपन में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इसका क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना। एडवांटेजेस में जैसे प्रोटेक्शंस ऑफ अल्ट्रावायलेट जो हमारे कैंसर्स प्रिवेंट कैंसर, इस तरह से आप लिख सकते हो। बॉडी के ऊपर जब पड़ेगा, स्किन के ऊपर, तो कैंसर्स के रूप में हो जाएंगे। और भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है? ध्यान से देखो, टेम्परेचर्स को प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? प्रोवाइडेड टू वेयर? प्रोवाइडेड टू द अर्थ। तो उससे क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? अगर इतना समझ जाते हो तो आप समझना, इसको लिखना सीख जाओगे। चाहे वो प्रिवेंशन लिखे, चाहे वो ड्रॉबैक लिखना हो, दोनों निकल के आ जाएगा इसी के थ्रू, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इट लीड्स टू, देखो हमको टेम्परेचर भी चाहिए, तो फ्लोरा एंड फाउना क्या होंगे? डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। अरे भाई हमारे पास टेम्परेचर की बहुत जरूरत है। हमारे पास दो तरह की जीव है हमारी इस पृथ्वी पे, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, राइट। तो हर एक पर्टिकुलर जो हमारी क्लासिफिकेशंस जो नीची कहलाती है, that means the kind of particular area having all kinds of flora and fauna existing together and make a different kinds of environment suitable for everyone. It needs some temperature, some cold. So this kind of particular concept is going to be play a very important role at the presence of depletion, ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर की प्रेजेंस में क्या हुआ? टेम्परेचर आया, और वो टेम्परेचर से अलग अलग तरह की जीव उत्पत्ति हुई, जो प्लांट के फॉर्म में भी है और एनिमल के फॉर्म में भी है। वो क्लासिफिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई स्पीसीज की फॉर्मेशंस करता है, वेरिएशंस लाता है, ठीक है। तो इसमें फ्लोरा एंड फाउना क्या हो गया? डेवलप हो गया। और वहीं पे उसका दिमाग खराब हो गया सीबीएसई का। अगर ये पूछ दे कि ये ओजोन लेयर कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान भी करता है, तो एक तो पहली बात देखो, अगर हम इसको दूसरे वे में आके देखें, ये ड्रॉबैक आप याद रखना, वहां पे मैंने लिखा दिया था पॉजिटिव। ये ड्रॉबैक, एक तो पहले ये पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस, राइट, यानी कि ये नुकसान देगा। दूसरी चीज देखो, ये क्या करता है? जो ये पर्टिकुलर लेयर है, ध्यान से समझना, ये कुछ एक ऐसी भी रेज आई हुई जो इन्वायरमेंट में यूटिलाइज होने के बाद यहीं पे पड़ी रह गई, यानी कि इस ओजोन लेयर से बाहर ही नहीं निकल पाई। क्यों?
क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफी यूटिलाइज हो चुकी और उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो ये ब्रेक ही नहीं करके पाया। तो जरा देखो ये क्या करेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट सिंपल सा चीज है कि ये हमारे टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इस पृथ्वी पे टेम्परेचर इंक्रीज होना यानी कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां से आपको पकड़ना कोई नहीं पकड़ पाएगा, आप खुद मालिक हो जाओगे। अब यहां पे टर्म डाल दो, क्या, ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए जब इसकी प्रिवेंशंस पूछी जाती है ना, एडवांटेजेस, तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि यही ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए कैसे नुकसान है, तो क्वेश्चंस नहीं कर पाते बच्चे। तो वहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ये खूब सारा पॉइजनस हुआ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपके पास लिखने के लिए 1000 तरह के पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। अरे क्या लिखना है इसमें, कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर ये हुआ, अब क्या हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करा दो, ठीक है, चारों तरफ क्या हो जाएगा, वाटर। अरे पूरी की पूरी अर्थ क्या हो गई, फिर से चला जाएगा सबमर्ज इनसाइड द ओशन। समझ रहे हो कितना नुकसानदेह है। यहां पे अभी हम लोगों ने बात किया कि यही टेम्परेचर दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। एंड अनदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रैप भी हो जाती है तब भी ये दिक्कत करता है। इसलिए ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब दोनों का इंपॉर्टेंस आप समझ गए, और ये लेयर जो हमारे अर्थ से ये ज्यादा ऊपर नहीं है, 16 to 48 किलोमीटर के बीच में ही है। और ये जो स्फीयर, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस स्फीयर को आप लोग याद कर लेना, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर प्रेजेंट वेयर, इन अ स्ट्रेटोस्फीयर, याद रहेगा। चलो अब जरा कॉन्सेप्ट आ गया, इसको आप समझ लिए हो तो जरा समझो कि मैंने दोनों बता ही दिया। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होगा तो क्या होगा, और डिप्लीशन कैसे होता है, एक और भी कॉन्सेप्ट इसमें समझा दें कि बनता कैसे है। एक रिएक्शन से ही आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन, जैसे आपको मैंने लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर कैसे बन रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे इन्वायरमेंट में खूब सारा हमारे पास ऑक्सीजन के कंपाउंड पड़े हुए हैं, H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, यानी कि क्या मिलके बन रहा होगा, 2 O2 और एक O मिल गया, और ये बना दिया क्या हमारा O3। अपने आप टूटता है, अपने आप जुड़ता भी है, ठीक है ना। यानी कि ये सिंपल सा बना दिया क्या, ओजोन। ये हमारा ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल हो गए। यानी कि ये कैसे जुड़ रहा है, टूटते हैं खूब सारे हमारे, आपस में जुड़ते भी हैं कंपोनेंट्स, हीट के अबायोटिक कंपोनेंट्स। यहां पे क्या होगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, यहां पे हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, और अबायोटिक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशंस तो हो गया, इसी तरह इसका डिप्लीशंस कैसे होंगे, टूटता कैसे है ये, जरा ध्यान से देखो। डिप्लीशंस ऑफ ओजोन, कुछ भी नहीं करना, इसी को उल्टा कर दो, O3 हो गया। अब यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बन गया, खूब सारा रेडिएशंस आ गए, हीट आ गया। कैसे टूटेगा, सिंपल सा लॉजिक है ना, यहां पे हीट आ गया, ठीक है, या थंडर आ गया, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए। तो ये क्या करेंगे, कोई भी इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स की फॉर्मेशंस में O2 बना दिया ऑक्सीजन, और हमारे पास ये बन गया O, सिंगल O लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन गया, यानी कि 2 पार्ट में टूट गया ऑक्सीजन और O के फॉर्म में। यानी कि फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है, और डिप्लीशंस आप देख रहे हो अपने आप हो रहा है, ये कोई अलग से नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है। यानी कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। खूब सारे प्रोसेस हैं जो हमारे पास अपने आप टूटते और बिखरते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स, एयर के कंपोनेंट आप जानते हो, नाइट्रोजन जो हमारा सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और रेस्ट ऑफ द गैसेस एंड वेपर्स इज गोइंग टू बी प्रेजेंट 0.778%, जो मिला के पूरी एयर का कंपोनेंट बनाता है। और वहीं पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो अबायोटिक फैक्टर से टूटेंगे भी, और दूसरी प्रोसेस के थ्रू कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स आपस में जुड़ के हमेशा फॉर्मेशंस करते जाएंगे। अब
रीजन, ये आपको दोनों तरीका मैंने बता दिया। तो एक चीज जरा ध्यान देखो, डिप्लीशंस का हम लोगों को खोजना था कि डिप्लीशंस ऑफ ओजोन हो क्यों रहा है। अब डिप्लीशंस ऑफ ओजोन का जो मेन प्रोसेस है, आप देखोगे तो ध्यान से हमेशा माइंड में रखना एक कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, हीट का, ठीक है ना। तो डिप्लीशंस ऑफ ओजोन का रीजन, जो पृथ्वी पे लोग हैं वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे चीज यूज कर रहे हैं जिससे उसके हीट के बढ़ने से वहां के प्रोसेस क्या हो गया, टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये काम करने लगेगा किस तरह का, अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें क्या होंगे कि जो हमारा O3 है वो हीट के प्रेजेंस में खूब सारा टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में है उससे क्या बन जाएगा, ये टूटता चला जाएगा O के फॉर्म में, ठीक है ना। ये ऐसे बनता चला जाएगा। तो आखिर भाई ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो हमारे पास जो ऐसे यूज करते हैं, जैसे कुछ एक कंपोनेंट है CFC जो हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटिंग वाले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये क्या करता है, हीट से उसको तोड़ने का काम करता है O3 को। ये इस मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CFC। और भी सारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास हीट, राइट, स्प्रे, जितना भी हम लोग कूलिंग वाले स्प्रे यूज करते हो, देखो, और भी एरोसॉल, ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे हैं ये डिप्लीशंस में हेल्प करते हैं, यानी कि वहां के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर्स को इंक्रीज कर देते हैं। और वो टेम्परेचर अबायोटिक फैक्टर में काफी एक्स फैक्टर के रूप में जाके O3 को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में टूटते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रीजन यही है डिप्लीशंस ऑफ ओजोन का। क्योंकि हम लोग एक चीज और भी याद कर लेना, एक बड़े रूप में रेफ्रिजरेटिंग, जितने भी आपके पास कूलेंट, आपको रेफ्रिजरेटिंग रेशन में जो प्रोसेस में यूज होने वाले गैसेस हैं, ये सारे के सारे हमारे डिप्लीशंस ऑफ ओजोन के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी सारे कंपोनेंट्स हैं जो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, वो सारे के सारे फैक्ट करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने से हीट इंक्रीज होगी और डिप्लीशंस ऑफ ओजोन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। बाकी इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखा ही, अल्ट्रावायलेट रेज को कंट्रोल करने के लिए है। टेम्परेचर बहुत लिमिटेड वे में जाएगा ताकि फ्लोरा और फाउना खूब सारा डेवलप हो, इस इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हर एक पोर्शंस को हम लोगों ने छू लिया, इसको जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे गार्बेजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज हो रहे हैं और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बिना किए इसको कंट्रोल, कुछ भी इस आवर इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसी के सेंस में आपके पास अलग अलग तरह के जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करो, रिसाइकल कर देना है, ठीक है ना। ये सब जानते हैं, एक ही प्रोडक्ट हो, जैसे एग्जाम्पल वगैरह है, प्लास्टिक्स वगैरह है, ठीक है ना, मेटल्स हैं, एक बार यूज हो रहे हैं, खूब सारे जो चीज़ें रिसाइकल करें, उसको यूटिलाइज करें ताकि हमें नए तरह के रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग लेंगे वो कम लेना पड़े, और जो इन्वायरमेंट में वही चीज़ है उससे बार बार प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके हम अपना डे टू डे लाइफ की, क्योंकि हम लोग बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किए बिना नहीं रह सकते। और पहले ही बता चुका हूं कि सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे हैं। तो रिसाइकल हमारा एक बहुत बड़ा टूल बन गया जो अभी आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। उसी तरह खूब सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं इसको यूज करें, जैसे जूट वगैरह है या पेपर वगैरह है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, बार बार उसको गलाएंगे, फिर से रिसाइकल करेंगे, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिसाइकलिंग में डाल देंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो यूज़ हो रहा है। प्रिपरेशंस ऑफ कंपोस्ट, देखिए डे हमारे पास खूब सारे डे जो हाउस होल्ड वेस्ट है, राइट, इसको हम लोग क्या करेंगे, साथ में एग्रीकल्चरल वेस्ट जो बहुत बड़ा हमारे पास एरिया में होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जितने भी आप देखोगे, ठीक है ना, इसको क्या करो, इसको हम लोग डीकम्पोज करके और बना देंगे इसको कंपोस्ट, डीकम्पोज करेंगे और फाइनली हम लोग क्या बना देंगे, मेन्योर बना देंगे, यानी कि मेन्योर बनाने में हेल्प कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से ये कंपोस्ट हो जाएगा जो अलग अलग तरह के हमारे पास फर्टिलाइजर्स का काम करेगा, और वो भी
बायोडिग्रेडेबल होगा, नेचुरल होगा, हमारी सॉइल में ना ही पॉल्यूशन जनरेट करेगा और ना ही अनदर काइंड ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन आवर सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे डे टू डे लाइफ के प्रोसेस के हमारे जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको हम लोग धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं एज ए गार्बेज मैनेजमेंट, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लें मेन्योर बनाने में या कंपोस्ट बनाने में। ग्रीन कंपोस्ट या अलग अलग तरह के कंपोस्ट का ही पार्ट आप बनाओ ताकि उसको खेतों में अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए यूज करो, प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट एक नया चीज आपको बता दें, इंसिनरेशन प्रोसेस जो आपने देखा था, जो हमारे पास प्रोसेस है इंसिनरेशन, ये लैंडफिल अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा इसको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना। इंसिनरेशन प्रोसेस क्या होती है, देखो इंसिनरेशन प्रोसेस, राइट। So delete, now take this one, yes, now it's working. Incineration, ध्यान से समझना, मैं यहां से समझा रहा हूं। इंसिनरेशंस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसको हम लोगों ने एक टर्म दिया था नॉन बायोडिग्रेडेबल। याद रखिए, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। क्या है ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के फॉर्म में होते हैं और इसको मैनेज करना सबसे कठिन, उसके लिए प्रोसेस है इंसिनरेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल में खूब सारे हमारे पास प्लास्टिक्स हैं और वो भी टॉक्सिक प्लास्टिक के रूप में है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स का इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स इक्विपमेंट, राइट, जो हम लोग, या मेडिसिन टूल्स, खूब सारे मेडिसिन टूल्स हैं। ये सब के सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हमको मजबूरी है इसे क्या करना, डीकम्पोज करना, डीकम्पोज फोर्सली करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस काम आती है इंसिनरेशन प्रोसेस की। ये क्या है, देखो एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, पर्टिकुलर चेम्बर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक छोटा सा चेम्बर होती है। इस चेम्बर में क्या करेंगे कि हमने क्या कर देना है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई कर देंगे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू एबव, राइट। अब जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इन सारी चीजों को इस प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। यानी हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है कि लेस एसेस प्रोड्यूस, एसेस जो राख जो बनती है, एसेस प्रोड्यूस करना है, इससे हमारा कंट्रोल हो जाता है। और तो और ज्यादा एयर पोल्यूशन भी हमारी क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है। जलाने के लिए प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा हमको वेट नहीं करना पड़ा, ना ही एयर में हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस घुल पाए, क्योंकि ये टॉक्सिक ऑलरेडी है, अनहाइजीनिक है, राइट। तो ये प्रोसेस से ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को खूब सारे किस में कन्वर्ट कर देता है, एसेस में। और इस एसेस को बहुत ही छोटे मात्रा में, वो भी कैसा बन जाता है, सॉल्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, जाके नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके पास है एक प्रोसेस, इसको खूब सारे ऐसे जगह जहां पे गहराई ज्यादा हो, गड्ढा ज्यादा हो, या उसको डिग करके इस तरह की टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डंप कर देते हैं ताकि वो सॉइल के अंदर वापस चला जाए। समझ ही रहे हो, मैंने ऑलरेडी बताया सारे रिसोर्सेज जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अंत में यहीं से आए हैं और वहीं पे जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है इंसिनरेशन। जैसे आप लोग क्रीमेशन में वगैरह में, जैसे ह्यूमन वगैरह में इलेक्ट्रिक वाला आप लोगों ने सुना होगा, वही चीज कॉन्सेप्ट है, ताकि वो ज्यादा धुआं, ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज न करे। एक ऐसा बॉक्स बना दिया जिसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा है, सब्सटेंस को लेके जाओ, पूरा का पूरा उसको गला दो, एसेस में कन्वर्ट करो और एसेस को सीधे जाके अपने लैंडफिल में डाल दो, ठीक है। आर यू रेडी दिस वन, द प्रोसेस इंसिनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है ना, नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूजफुल, ठीक है ना। अनदर पार्ट जो है लैंडफिल, इसी को आगे करते हैं हम लोग कंटिन्यू। लैंडफिल, अब देखिए ये प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं, ये शहर से बाहर जितने भी हमारे पास जो गार्बेज बने हुए हैं, जो लो लैंड है, क्या है ये हमारे पास जो गड्ढा बना हुआ है, लो लैंड एरिया, लो लैंड एरिया जो आउट ऑफ द सिटी हो, क्या हो, एक और भी चीज, नहीं तो उतना डंप करोगे तो ये क्या होगा, खूब सारा पोल्यूशन जनरेट करेगा। एक्सक्यूज मी।
आउट ऑफ द सिटी ले जाके क्या करो, उसको डिस्पोज कर दो, राइट। दो चीजें होंगी, एक तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, पॉजिटिव हमारे लिए, और एक और चीज हो जाएगा, वो एरिया वहां का फिल हो जाएगा, ताकि जब हम ग्रो करना चाहें तो वहां पे कुछ दिनों बाद भी क्या करें, सरवाइव कर लें। ठीक है, ये एक तरीका है लैंडफिल का गार्बेज मैनेजमेंट में। और देखो लास्ट पार्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है। सीवेज ट्रीटमेंट सब लोग जानता है कैसे करना है। इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे लेके जाओ, एट द लेवल ऑफ हाउसेस के लेवल तक लेके आओ। सबसे पहला काम करो कि सीवेज जो हमारे पास है यहीं पे फिल्टर करो। ऐसा नगर निगम या जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, हर घर में एक बड़े हौदे से जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो यहाँ से आने के बाद ये ट्रीट हो, क्या हो, ट्रीटमेंट कर दें, इसको प्योरीफाई करें और देन उसको हम लोग आगे जाके रिवर तक लेके जाएं, राइट। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सीवेज अंत में जाके रिवर में ही मिलेगा। तो हम एट द यहाँ पे तो करेंगे ही, और बड़े पैमाने पे रिवर पे जब आपके पास आ रहा है तो वहां पे एक प्लांट लगाइए जो बिना प्योरीफाई किए किसी भी सब्सटेंसेस को रिवर के अंदर ट्रांसफर न करे। तो ये ट्रीटमेंट अगर आपने कर दिया, घर से लेकर के सीधे सीधे जो रिवर तक जा रही है, हर एक सीवेज पे पर्टिकुलर नोड्स हो, वहां पे प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट हो, जो वो वेस्ट, किसी भी तरह का वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड है। सॉलिड वगैरह के लिए अलग अलग तरह के हम लोगों ने देखा, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करो। जो लिक्विड वेस्ट है उसको प्योरीफाई करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करें, और अंत में हमें कुछ ना कुछ तो भेजना ही होगा, वहां कर दो ताकि मिनिमम रिवर जो प्योर वाटर के फॉर्म में है वहां पे जाए, और मैक्सिमम जो आपको डिस्ट्रक्शंस एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हो सकते थे उसको काफी कम कर दें। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा गार्बेज मैनेजमेंट का। देयर इज अ डिफरेंट लाइक टाइप, रिसाइकलिंग, प्रिपरेशंस ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। देख लिया। नेक्स्ट आते हैं एक और चीज जो मैं एक बताया था कि हर एक नेचर जो हमारी हम डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किया हर एक रिसोर्सेज को, क्योंकि सारी रिसोर्सेज का सोर्स हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही था, क्या है, नेचुरल। और नेचर के हर एक फॉर्म में हम लोगों ने यूटिलाइज किया डे टू डे लाइफ में, राइट। तो इसको एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जो पढ़ना चाहिए हर एक बच्चों को, ये नाम भी सुने होंगे और इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे पोर्शंस जो अप्लाइड पार्ट हो साइंस में, और वो अप्लाइड पार्ट डे टू डे लाइफ में यूज होता हो, वो प्रोडक्ट, वो साइंस, वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है सीबीएसई का सबसे ज्यादा हो जाता है। समझ में आ ही रहा होगा, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस को आप पलटो, देखो, समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। वो साइंस आपको कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना बनाना चाहते हैं। 10 तक की साइंस ऐसा होना चाहिए कि ऐसा अप्लाइड पार्ट हो जो जो डे टू डे लाइफ में काम करो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने इन्वायरमेंट से जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करें, वो इतना मिनिमम करें और ऐसे तरीके से करें अपने प्रोसेस के थ्रू कि वो रिसोर्सेस अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कंजर्व करके रख दें, ताकि जैसे हमें मिला वो सारी चीजें हमारे आने वाले पीढ़ियों को ही मिल जाए। इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स the resources we are going to be utilize very low amount of them in our surrounding and try to conserve those natural resources which is got from the free from nature to preserve for the future, right? That kind of concept we can call it as a sustainable development of natural resources. Are you getting this one? उसी के कुछ टूल्स हैं, तो इसको आप कैसे करोगे? इसके जो टूल्स हैं, जो पहले 3 आवर्स हुआ करते थे, राइट, अब ये कन्वर्ट होके नया हो गया 5 आवर्स कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? 5 आवर्स कॉन्सेप्ट। रिसाइकल ऑलरेडी आप देख चुके हो। हर एक प्रोडक्ट को क्या करो, जिस तरह हमारे पास पेपर था, जिस तरह आपके पास प्लास्टिक थे,
जिस तरह आपके पास मेटल्स थे, हर एक इंडिविजुअल्स जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं बार बार, उसको रिसाइकल प्रोसेस से यूज करो। अब एक और भी चीज है, अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है रीयूज, अरे एक प्लास्टिक का बॉटल भी अगर आपने ले लिया और उसे क्या करो, रीयूज करो। जैसे मान लो आप कैन के लिए एक प्लास्टिक का बॉटल कोई लिए हुए हो दूध लाने के लिए, उसको बार बार यूज करो, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा रीयूज, रिसाइकल, रीयूज। और चीज मैंने क्या किया कि निसेसिटी को कम करना है, क्या करना है, निसेसिटी को डिक्रीज करना है, रिड्यूस कर दिए। अपने जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ट्राई टू बी इन अ वेरी वेरी लिमिटेड वे, राइट। कुछ भी प्रोडक्ट हो, आप जानते हो कि क्या चीज है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। इसी में दो वर्ड ये और जुड़ गया जो 5 Rs कन्वर्ट हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूल्स में, रीपर्पस। रीपर्पस, जरा एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि नया चीज दिख रहे हो, जैसे एक प्लास्टिक का बॉटल ही है आपके पास, ठीक है, हम इसको रीयूज कर रहे हैं, भाई मिल्क भी ले आ रहे हैं, उसी में हम कोई वाटर भी लेके जा रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस को। अब बोल रहा है कि क्या हम इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं क्या? रीपर्पस का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, और भी हम तरीके यूज कर सकते हैं। उस प्लास्टिक के बोतल को कट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के अंदर छोटे छोटे प्लांटेशंस लगा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये एक ही प्रोडक्ट को जो हमारा बना नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, उसको रीयूज भी करें और पर्पस भी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये एक टूल्स हमारा ऐड हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये लास्ट वाला तो बहुत अलग लेवल पे ही है। अलग लेवल पे क्या कि जैसे आप लोगों को बताया जाता है, हर एक चीज़ की कोई भी नई चीज़ शुरुआत हो तो आपको अच्छी या बुरी चीज़ें समझा दी जाती है और आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है एज अ लॉ ऑफ कि आप समझ गए हो कि आपको क्या चीज़ बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल करना है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ कि जैसे आप खुद ही क्या करो, अवॉइड, सिंपल सा चीज़, अवॉइड एज मैक्सिमम of any non-biodegradable product, biodegradable product। अरे सिंपल सा आप समझो, एक सिंपल सा प्रोडक्ट जो आपको सबसे एग्जांपल के रूप में प्लास्टिक है, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रीयूज हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। आप चाहो अब आप खुद मना करो, जैसे आप गए अपने शॉप पे, ठीक है ना, जनरल स्टोर की दुकान पे गए, वहां पे आपको ढेर सारा प्रोडक्ट आपने लिया और वहां पे प्लास्टिक में डालना शुरू कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, वो क्या किया, कंसेंट आपके ऊपर, कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास थैला है, आप थैला लेके खुद जाओ। यानी कि आपने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। तो ऐसे में खूब सारा प्लास्टिक हमारा बच जाएगा यूटिलाइज होने में, जो है बहुत मिनिमम यूज होगा। तो दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर टूल्स इज गोइंग टू बी हेल्प आउट टू मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 5 Rs याद रखना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में आते हैं कि 5 Rs कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिपर्पस एंड रिफ्यूज। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट वी हैव बीन डिस्कस इन आवर पर्टिकुलर आवर इन्वायरमेंट चैप्टर। देखिए, समझिए और कंप्लीट करिए अपने हर एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग आपको मैंने ऑलरेडी बीच बीच में समझाते गए हैं कि कैसे क्या आता है। एक बार गो थ्रू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू। पी बाई क्यू हम लोग लेके आएंगे अभी। थैंक यू सो मच।